हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फॉर चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, बुद्धि कितने प्रकार की होती है? संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 निम्नलिखित प्रकार बतलाए हैं। पहली है अमूर्त बुद्धि। थॉर्नडाइक ने सूक्ष्म या अमूर्त चिंतन, कल्पना या संवेदन करने की योग्यता को अमूर्त बुद्धि माना है। इस प्रकार की बुद्धि का संबंध शब्द, अंक, प्रतीक, संकेत आदि की समस्याओं को हल करने से होता है। दूसरा है मूर्त या यांत्रिक बुद्धि। जब हम मूर्त या स्थूल विषयों से संबंधित कार्य करते हैं तो मूर्त या यांत्रिक बुद्धि का सहारा लेते हैं। मूर्त बुद्धि निष्पादन कार्यों, यांत्रिक कार्यों, गमन क्रियाओं आदि के क्षेत्र में प्राणी की सहायता करती है। तीसरा है सामाजिक बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि या मानसिक योग्यता के द्वारा व्यक्ति सामाजिक कार्य, व्यवहार तथा कुशलता को पूर्ण करता है। यह व्यक्ति को समाज के साथ समायोजन स्थापित करने में सहायता करती है। दूसरा प्रश्न है, बुद्धि की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, बुद्धि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। पहली है, बुद्धि तथा ज्ञान में बहुत गहरा संबंध होता है। दूसरा, लिंग भेद के कारण बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता। तीसरा है, बुद्धि सीखने में व्यक्ति की सहायता करती है। चौथा है, बुद्धि जन्मजात वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त की हुई स्वाभाविक विशेषता है। पांचवी है, बुद्धि की सहायता से व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों, संकटों एवं विषमताओं को आसानी से सामान्य कर लेता है। छठवां, वंशानुक्रम का बुद्धि पर अधिक प्रभाव पड़ता है। सातवां, किशोरावस्था के मध्य तक बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। आठवां, बुद्धि जटिल व सूक्ष्म तत्वों को सुलझाने में सहायता देती है। नौवां है, बुद्धि व्यक्ति को चीजों को सीखने तथा अपने आप को ढालने में सहायता देती है। 10वां है, बुद्धि परीक्षणों से यह ज्ञात होता है कि अधिकतर बालक औसत बुद्धि के हुआ करते हैं। तीसरा प्रश्न है, बुद्धि के अर्थ तथा स्वरूप पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, बुद्धि का अर्थ एवं स्वरूप। बुद्धि का क्या अर्थ है, बुद्धि का क्या स्वरूप है आदि प्रश्नों पर प्राचीन समय से ही विद्वानों एवं मनोवैज्ञानिकों में वाद विवाद चलता आ रहा है। पुराने समय में जो छात्र अधिक किताबों को रट लिया करता था उनको बुद्धिमान समझा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की व्याख्या करने की कोशिश की है। वास्तविक रूप से या में यदि देखा जाए तो बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या कर सकना असंभव है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के स्वरूप को निश्चित करने के लिए अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बुद्धि के संबंध में दी गई परिभाषाएं इस प्रकार हैं। पहला है, स्टर्न के अनुसार नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता की बुद्धि है। दूसरा है, गैरेट के अनुसार बुद्धि उन समस्याओं को हल करने की योग्यता है जिनमें ज्ञान और प्रतीक के उपयोग की आवश्यकता होती है, जैसे शब्द, रेखाचित्र, समीकरण, सूत्र आदि। तीसरा है, बेसलर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की शक्तियों का वह समुच्चय या संगोलीय क्षमता है जिससे व्यक्ति ध्येयपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के प्रति प्रभावपूर्ण समायोजन करता है। चौथा है, थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति में वस्तु स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया की योग्यता बुद्धि है। पांचवा है, वर्ट के अनुसार बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है। चौथा प्रश्न है, रुचि का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। इसकी हेडिंग है, रुचि का अर्थ एवं परिभाषा। रुचि को अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहा जाता है। इंटरेस्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द के इंटरेसिस से हुई है। रुचि का अभिप्राय किसी वस्तु या विषय के प्रति लगाव से है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि एक व्यक्ति की इच्छा डॉक्टर बनने की होती है तो अन्य वकील या प्रवक्ता बनना चाहता है। इसी प्रकार विद्यालय में जहाँ एक विद्यार्थी को इतिहास विषय, एक को अंग्रेजी, एक को अर्थशास्त्र पढ़ना अच्छा लगता है, वहीं एक का मन सिनेमा के प्रति केंद्रित होता है। घर में भी एक व्यक्ति को साहित्य पढ़ने का शौक है, दूसरे को गप मारने में रुचि है, तीसरे का मन गृह कार्यों में लगता है। अतएव यह निर्विवाद सत्य है कि व्यक्ति में शारीरिक गठन, मानसिक योग्यताओं, स्वभाव, व्यवहार, आचार विचार, बुद्धि, प्रेरणाओं एवं
व्यक्तित्व अभी क्षमताओं की भांति व्यक्ति की रुचियों में भी व्यक्तित्व विभिन्नताएं होती हैं। इसलिए विभिन्न व्यवसायों, विषयों, क्रियाओं, वस्तुओं, तथ्यों आदि के प्रति व्यक्तियों की भिन्न भिन्न रुचियां होती हैं। यदि व्यक्ति किसी कार्य के प्रति रुचिशील होगा तो उसे कुशलतापूर्वक कर लेगा। रुचियों को उन शक्तियों में से एक शक्ति स्वीकार किया जा सकता है जो कि क्रिया को उत्प्रेरित करती है। साधारणतः रुचियों को पसंदों का नाम दिया जाता है। सुपर के अनुसार रुचि कोई पृथक मनोवैज्ञानिक इकाई नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानव व्यवहार का एक पहलू है। साधारण शब्दों में रुचि से हमारा अभिप्राय किसी तथ्य, वस्तु या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करना है। जब कोई वस्तु अच्छी लगती है या पसंद आती है तो स्वाभाविक रूप से हमारी रुचि उसके प्रति हो जाती है, जिसके फलस्वरूप हम उस ओर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। इस संबंध में यहाँ कुछ विद्वानों के विचारों पर प्रकाश डालेंगे। पहला है, ड्राइवर के अनुसार रुचि स्वभाव का गतिशील पक्ष है। दूसरा, गिलफोर्ड के शब्दों में रुचि वह प्रवृत्ति है जिससे हम किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देते हैं, उससे आकर्षित होते हैं या संतुष्टि प्राप्त करते हैं। पांचवा प्रश्न है, रुचियों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, संक्षेप में बताइए। रुचियों के प्रकार के संबंध में अनेक अध्ययन हुए हैं। रुचियों के मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है अभिव्यक्ति रुचियां। इस प्रकार की रुचियों में वे होती हैं जो कि व्यक्ति द्वारा पूछने पर स्वयं बताई जाती हैं, अर्थात इस प्रकार रुचियां व्यक्ति के द्वारा शब्दों या भाषा के द्वारा व्यक्त की जाती हैं। इस प्रकार की रुचियां अविश्वसनीय होती हैं। दूसरा है व्यक्त या प्रदर्शित रुचियां। इस प्रकार की रुचियां व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रदर्शित होती हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार द्वारा यह प्रदर्शित हो कि उसकी रुचि सिनेमा, क्रिकेट या घूमने में है, तो यह व्यक्त या प्रदर्शित रुचि कहलाती है। रुचि अनुसूची द्वारा ज्ञात रुचियां। ये रुचियां हैं जो कि विभिन्न रुचि प्रपत्रों या मानकीकृत रुचि परीक्षणों द्वारा ज्ञात होती हैं। चौथा है परिचित रुचियां। जिन रुचियों का मापन निष्पत्ति परीक्षणों या वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा किया जाता है उसे परिचित रुचियां कहते हैं। छठवां प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श में रुचि सूचियों के लाभ का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, निर्देशन एवं परामर्श प्रक्रियाओं में रुचि सूचियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जो निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम जो कि रुचियों का ध्यान न रखते हुए बनाए जाते हैं वे अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण होते हैं। निर्देशन एवं परामर्श में रुचि सूचियों के अग्रांकित लाभ हैं। पहला है शैक्षिक निर्देशन के लाभ। अध्यापक रुचि सूचियों के द्वारा छात्रों की रुचियों का पता लगाकर उन्हें पाठ्य विषयों के उचित चयन में सहायता कर सकता है तथा छात्रों में वांछित रुचियां पैदा कर सकता है एवं अवांछित रुचियों को समाप्त करने की चेष्टा कर सकता है। दूसरा है व्यवसाय चुनने में उपयोगी। रुचि सूचियों के द्वारा छात्रों की रुचि का पता लगाकर उन्हें उचित व्यवसाय को चुनने के लिए निर्देशन दिया जा सकता है। तीसरा है विद्यार्थियों के लिए। रुचि सूचियों की सहायता से विद्यार्थी रुचियों का विश्लेषण करने के पश्चात व्यवसाय के भिन्न भिन्न प्रकारों को समझ सकते हैं तथा अपनी रुचि के अनुसार उनका चयन कर सकते हैं। चौथा है परामर्शदाताओं और अध्यापकों के लिए। रुचि सूचियों के द्वारा अध्यापकों तथा परामर्शदाताओं को छात्रों एवं बालकों के बारे में, उनकी प्राथमिकता तथा व्यवसाय चयन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन सूचियों की सहायता से वे छात्रों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। पांचवा है चयनकर्ताओं के लिए उपयोगी। रुचि सूचियों के द्वारा चयनकर्ता कर्मचारियों की रुचियों की जानकारी प्राप्त करके उनके अनुसार उनका चयन कर सकते हैं। सातवां प्रश्न है रुचि सूचियों की कमियां या दोषों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है रुचि सूचियों की कमियां या दोष निम्नलिखित हैं। पहला है रुचियों का वस्तुपरक मापन संभव नहीं है क्योंकि इनका संबंध मुख्यतः भावनाओं से होता है। दूसरा है रुचि सूचियों के द्वारा स्थायी रुचियों का पता लगाना कठिन होता है। तीसरा है रुचियों के मापन के माध्यम से मानव व्यवहार को नहीं मापा जा सकता। चौथा है विद्यार्थियों या बालकों का पता
देने वाले को औचित्य का पता लगाना अत्यंत कठिन कार्य है। 5वां है, भिन्न भिन्न स्कूलों और भिन्न भिन्न कक्षाओं के बालकों की रुचियां भी अलग अलग होती हैं, अतः उनका पूर्ण रूपेण उचित मापन संभव नहीं है। 6वां है, कुछ रुचियां छात्रों की रुचि की अपेक्षा योग्यता को दर्शाती हैं, परंतु रुचि और योग्यता दो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए कुछ रुचियां या परीक्षण बिल्कुल उचित और विश्वसनीय नहीं होते। 7वां है, 10वीं कक्षा तक के छात्रों की रुचियां स्थायी नहीं होती, अतः वे उनके उचित व्यवसाय को चुनने में असफल रहती हैं। 8वां प्रश्न है, अभिवृत्ति के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, अभिवृत्ति का वर्गीकरण निम्नलिखित समूहों में किया जा सकता है। पहला है विशिष्ट अभिवृत्ति जो व्यक्ति, घटना, वस्तु, विचार के प्रति व्यक्त की जाती है, विशिष्ट अभिवृत्ति कहलाती है। दूसरा है सामान्य अभिवृत्ति जो किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, घटना के बारे में सामान्य या सामूहिक रूप से प्रकट की जाती है, सामान्य अभिवृत्ति कहलाती है। दूसरे का पहला है नकारात्मक अभिवृत्ति, यदि हम किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि को नापसंद करते हैं या उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया होती है तो यह व्यवहार नकारात्मक अभिवृत्ति का द्योतक है। दूसरा है सकारात्मक अभिवृत्ति, जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, विचार के प्रति अनुकूल अनुक्रिया करते हैं या उनको देखकर आनंद की अनुभूति होती है तो उसे सकारात्मक अभिवृत्ति कहते हैं। तीसरा है मानसिक अभिवृत्ति को सौंदर्यानुभूति अभिवृत्ति, धार्मिक अभिवृत्ति, सामाजिक अभिवृत्ति आदि नामों से पुकारते हैं। 9वां प्रश्न है, अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, साधारण भाषा में अभिवृत्ति से तात्पर्य किसी व्यक्ति के किसी घटना, प्राणी, विचार या वस्तु के प्रति दृष्टिकोण से है और यह दृष्टिकोण ही इनके प्रति हमारे व्यवहार को एक दिशा प्रदान करता है। रेमर्श, रोमेल तथा गेज के अनुसार अभिवृत्ति अनुभवों के माध्यम से व्यवस्थित वह संवेगात्मक प्रवृत्ति है जो नकारात्मक या सकारात्मक रूप से किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति अनुक्रिया करती है। अभिवृत्ति की विशेषताएं। अभिवृत्ति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, घटना, विचार या वस्तु के प्रतिकूल अथवा अनुकूल भावना का प्रदर्शन करती है। दूसरा है, अभिवृत्ति जन्मजात या अर्जित दोनों होती है। तीसरा है, अभिवृत्तियों का संबंध मनोभावों से होता है। चौथा है, ये स्थायी होते हुए भी रूप परिवर्तन करती रहती हैं। 5वां है, अभिवृत्ति व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों प्रकार की होती हैं। 6वां है, यह व्यक्ति की सहज अनुक्रिया है। 7वां है, इनके मानसिक और सामाजिक दोनों पहलू हैं। 10वां प्रश्न है, भारतवर्ष में रुचि मापन के कार्यों पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, रुचि मापन से संबंधित कार्य सर्वप्रथम सन 1956 ईस्वी में इलाहाबाद के मनोवैज्ञानिक ब्यूरो में हुआ। इसमें एक व्यावसायिक रुचि पत्र का हिंदी भाषा में निर्माण हुआ जो कूडर के रुचि पत्र पर आधारित था। इसी वर्ष बिहार के शैक्षिक व व्यावसायिक ब्यूरो द्वारा भी कूडर रुचि पत्र के आधार पर एक रुचि पत्र तैयार किया गया। सन 1957 ईस्वी में बर्नन ने सहयोग से कार्तिक रे चौधरी, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लीडर थे, एक रुचि परीक्षण जिसे बर्नन रे चौधरी रुचि परीक्षण कहते हैं का निर्माण किया गया। सन 1958 ईस्वी में विश्वविद्यालय के TDM कॉलेज के प्रधान अध्यापक झीगरन ने व्यावसायिक रुचि पत्र तैयार किया जो स्ट्रॉन्ग के व्यावसायिक रुचि परीक्षण का भारतीय प्रतिरूप था। इसके साथ ही अन्य बहुत से रुचि परीक्षणों का निर्माण भारत में हुआ, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला है, सन 1960 ईस्वी में श्री चटर्जी के द्वारा चटर्जी आभासिक प्राथमिक प्रपत्र का प्रमापीकरण किया गया। दूसरा है, सन 1962 ईस्वी में श्री पांडे द्वारा निर्मित रुचि परीक्षण जिसके द्वारा किशोरों की रुचि मापन का कार्य किया गया। तीसरा है, सन 1967 ईस्वी में श्री RP सिंह द्वारा रुचि प्रपत्र का इलाहाबाद ब्यूरो में मानवीकरण। चौथा है, सन 1970 ईस्वी में श्री MP कुलश्रेष्ठ द्वारा निर्मित
व्यावसायिक रुचि पत्र का मानवीकरण। 5वां है सन 1971 में पुनः श्री कुलश्रेष्ठ द्वारा निर्मित एक अन्य रुचि परीक्षण पत्र। 6वां है सन 1973 ईस्वी में महेश भार्गव द्वारा निर्मित व्यावसायिक प्राथमिकता मापन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बीएड थर्ड सेमेस्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।